हेलो, आज से हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें आज हम पढ़ेंगे आदिकाल और आदिकाल को भी हम 2-3 क्लास में डिवाइड करेंगे क्योंकि एक क्लास में पूरा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अलग-अलग सोर्सेस से पढ़ाऊंगी तो 1 घंटे में इतने कंटेंट को कवर करना नहीं हो पाएगा। तो मैं लगाती हूँ पीडीएफ स्टार्ट करते हैं क्लास। आदिकाल में सबसे पहले बात आती है आदिकाल में इतिहास लेखन की समस्याएं। तो उसकी क्या-क्या समस्याएं हो सकती है इतिहास लेखन की आदिकाल में, या फिर मैं मतलब जब भी सबसे पहले हम यही बात करेंगे, अगर मैं इतिहास लिखने बैठती हूँ तो मुझे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सब नामकरण, काल विभाजन, आशा, चयन और निषेध। तो नामकरण की बात आती है, अलग-अलग इतिहासकारों ने अलग-अलग नाम दिए हैं। जैसे शुक्ल की हम बात करें तो शुक्ल ने इसे आदिकाल को भी गाथा काल नाम दिया है और उसकी समय सीमा रखी है। सब समय सीमा है 1050 से 1375 तक। तो और इसको उन्होंने वी गाथा काल सिर्फ 12 ग्रंथों के आधार पे इसकी उनकी घोषणा कर दी है। तो इसमें से भी साहित्यिक और साहित्यिक और एक देश भाषा साहित्य की 4 किताबें हैं सिर्फ, जिसमें से विजयपाल रासु, वीर रासु, कीर्ति कथन, कीर्ति कथन। इतनी पुस्तकें हैं, वो हैं साहित्यिक। बाकी देश भाषा काल की 8 पुस्तकें हैं। तो आप इसको थोड़ा याद रखें क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि कौन सी साहित्यिक है, इनमें से कौन सी देश भाषा है। तो इसकी एक ट्रिक है, विजय है हमारी की। बाकी आठों को आपको 12 के या नाम तो पता होना चाहिए क्योंकि वो बार बार हम देखते हैं तो याद हो जाते हैं, जिससे हम एलिमिनेशन मेथड करके और ये सॉल्व कर ले जाएंगे अगर हमें ये 4 पता है कि ये 4 साहित्यिक हैं। उसके बाद आती है बात काल विभाजन की। तो काल विभाजन में भी काल विभाजन में अगर मैं काल विभाजन निर्धारित नहीं हो सकता ऐसे। अब ये तो नहीं है कि 1050 से 1350 के ना आगे और पीछे वीर गाथात्मक ग्रंथ लिखे ही नहीं गए। तो ये भी एक समस्या आती है। फिर आती है भाषा चयन की। जैसे अमीर खुसरो आदि काल में खड़ी बोली का उपयोग कर रहे हैं तो हमें अब भाषा के आधार पे हम उन्हें आधुनिक काल में तो रख नहीं सकते क्योंकि उनकी उनका समय आदिकाल का है। तो ये थोड़ी हमें समस्याएं रहती है। चयन निषेध, किस कवि को रखना चाहिए, किसे नहीं रखना चाहिए, ये सब आती हैं। फिर इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। ये सारे साहित्य के नाम है। पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर ये भी देखेंगे। काल विभाजन। तो काल विभाजन
शुक्ल का देखेंगे, शुक्ल नाम देते हैं वीर गाथा काल को, वीर गाथा आदिकाल को वीर गाथा काल। और इसकी समय सीमा 1050 से 1375 मानते हैं। मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। मध्यकाल को ये दो उसमें विभाजित करते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, जिसका नाम भक्तिकाल और रीतिकाल है। और इनके 1375 से 1700, और फिर ये 1700 से 1900, और ये 1900 से अब तक। आधुनिक काल को वो गद्य काल कहते हैं। किसने क्या क्या नाम दिया थोड़ा याद रखना है ये हमें। चारण काल नाम दिया है गियरसन ने। बीज बप्पन, आधुनिक काल में तो बीज बप्पन महावीर प्रसाद द्विवेदी करते हैं। फिर संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा। सिद्ध और सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। और आदिकाल दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगिन ने, जो सर्वमान्य है लगभग। शुक्ल वीर गाथा काल कह देते हैं। और जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, वो वीर काल कहते हैं। और आधा काल सुमन राज्य। ये है साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति में आता है वर्णानुक्रम पद्धति। अगर मैं मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों में कौन कौन सी पद्धति किस किसने अपनाई है और उसका वर्णन कीजिए, तो ये एक सटीक आंसर है। और आप इसे डिस्क्रिप्टिव में भी लिख सकते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, ये जो इतिहास लिखे गए हैं शिव सिंह सेंगर वाला, गारसा दत्तासी वाला, जैसे कि उम, वर्णों के अनुसार मैं वो नामकरण कर दूं और ये भी ना देखूं कि कौन आधुनिक काल का है, कौन रीति काल का है, कौन भक्ति काल का है। ये भक्ति काल के हैं, चिंतामणि रीति काल के हैं, ये आधुनिक के हैं। तो आधुनिक के सबसे पहले आते हैं, जबकि सबसे पहले तुलसी का नाम आना चाहिए। भक्ति काल पहले आता है, फिर रीति काल आता है, तब आधुनिक आता है। लेकिन इन्होंने जो शिव सिंह सेंगर और गारसा दत्तासी हैं, इन्होंने कवियों के जो वर्ण है, नाम है, उनके हिसाब से उसकी पद्धति को अपनाया है। तो अ, वर्णानुक्रम की पद्धति किस किसने अपनाई है, इन दो नामों को लिख देंगे आप और थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा। फिर कालक्रम पद्धति। कालक्रम पद्धति में आता है गियर्सन, विश्वबंधु, रचना काल की जन्म तिथि। मतलब इसमें इन्होंने भी मतलब रचनाकारों पे फोकस किया है, सामाजिक राजनीतिक स्थिति से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर है जैसे गियर्सन, जी नाम है, फिर एम आ रहा है, तो उस हिसाब से इन्होंने कि कैसे किसका किस वर्ण के हिसाब से किसका वो आ रहा है पहले, मतलब रचनाकार की जन्म तिथि है जो, जैसे गियर्सन का समय फिर विश्वबंधुओं का है, उस हिसाब से इन्होंने रचनाकारों के जन्म तिथि के हिसाब से ही कालक्रम कर दिया है। फिर वैज्ञानिक पद्धति, फिर विधिवादी, ये सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और इसी में शुक्ल ने लिखा है सबसे पहले। शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, तेन 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 से प्रभावित है ये पद्धति। सुव्यवस्थित सिद्धांत है, इसमें जाति, वातावरण और क्षण, इन तीन को रखा जाता है। विधिवादी पद्धति, जैसे जाति, वातावरण और क्षण, ये तीन जरूर से याद रखने हैं आपको। कैसा वातावरण है, किस जाति, जाति मतलब समुदाय, फिर क्षण,
ये काल विभाजन, जनता और साहित्य का संबंध, चार कालीन कालों के नामकरण का तात्पर्य, आदिकाल। ये एक्चुअली मैंने शुक्ल से लिया है। प्रकरण एक, कई बार पूछता है ना कि उसके आचार्य शुक्ल के पहले प्रकरण में कौन कौन से नाम हैं और या कितने अध्यायों में विभाजित है। वो तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, प्राकृत भाष, हिंदी के सबसे पुराने पद्य, आदिकाल की अवधि, इसी काल के आरंभ की अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, रासों की प्रबंध परंपरा, इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार, अपभ्रंश परंपरा और देशभाषी परंपरा। तो कितने उसमें प्रकरणों में से विभाजित किया है। सबसे पहले तो ये बात की जाएगी तो आदिकाल को इन्होंने कितने प्रकरणों में किया है। चार, चार उसमें प्रकरणों में किया है। तो प्रकरण भी याद करें, ये इनको तो बस देख लो, वो ही काफी है। तो सबसे पहले सामान्य परिचय, फिर प्रकरण दो है अभ्रंश काव्य, सामान्य परिचय। सब में पहले इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, सब में पहले इन्होंने सामान्य परिचय दिया है। उसके बाद उसके हिसाब से, परिवेश के हिसाब से उनका वो किया हुआ है विभाजन। फिर अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य, और ये फुटकल रचना है, इसमें खुसरो और विद्यापति दो को ही रखा है। तो ये याद रखना है कि पहले प्रकरण जो आदिकाल का वो है, उसमें उसे चार प्रकरणों में विभाजित किया है। फिर काल विभाजन, अब हम शुक्ल को, बस शुक्ल का थोड़ा सा, क्योंकि शुक्ल का एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है, तो हम थोड़ा सा काल विभाजन के इसमें मैंने थोड़ा सा रख रखा है शुक्ल को। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि उस उल्लेख चित्र उस चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे साहित्य कहते हैं कि जिस तरीके का हमारा परिवेश होगा, उसी तरह की अ, जनता की चित्रवृत्ति होगी, उस तरीके का ही साहित्य लिखा जाएगा। लेकिन वो रीतिकाल को मानते हैं कि वो जनता की चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब नहीं है, वो राजाओं महाराजाओं के चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब है। तो एक रीतिकाल है जो जनता की चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब नहीं है, और बाकी साहित्य होता है वो जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं प्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। उसकी उनकी चित्रवृत्तियों को परख परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है, अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ है। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य को 1000 वर्षों हम हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास को चार काल में विभक्त कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल,
उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही न थी। आप सोच लीजिए, जैसे वीर गाथा काल है तो उसमें और तरह की रचनाएं हो ही नहीं रही, ऐसा नहीं होता। जैसे भक्ति काल, फिर एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, भक्ति काल या रीति काल को ही लें, उसमें वीर रस के अनेक काव्य ग्रंथ मिलेंगे। मतलब भक्ति काल और रीति काल तक भी वीर रस लिखे जा रहे थे, जिसमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीर गाथा में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और भी रचनाओं को ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख क्या होगा। मतलब कि पहले तो इम्पोर्टेंट रचनाओं में जैसे फुटकल वगैरह जो उनका आखिरी वो दे देते हैं, तो वो अंत में उनका भी परिचय दे देंगे। ये हैं राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्य धारा पुस्तक का नाम। आदिकालीन कवियों का ये एकदम सही कालक्रम है। अलग अलग पुस्तकों, अलग अलग गाइड्स में जो दे रखा है, कहीं बहुत जगह गलत है, तो ये सबसे सटीक माना जाता है। सरहपा का समय इन तीनों का समय 8वीं सदी। सरहपा 760, सवरपा 780, स्वयंभू 790। ये तीनों ये तीनों 8वीं सदी के हैं। उसके बाद आता है लुइपा। लुइपा 9वीं सदी, 830। विरूपा 830। डोम्बिपा डोम्बिपाई 840। कुकिरपा 840। कड़हपा 840। गोरक्षपा 845। देवसेन 943। ये जो 10वीं में, तो इतने ये है 9वीं में। फिर देवसेन, तिलोत्पा और पुष्पदंत, ये 10वीं सदी में थे। फिर योगेंदु, योगेंदु है। शांतिपा वनपाल राम सिंह 1000 ईस्वी के। और फिर ये 11वीं सदी के हैं। अब्दुल रहमान, जिंदत सूरी। तो इनको थोड़ा याद कर लेना है आपको, ट्रिक लगा के जैसे भी। हेमचंद 1120। शालिभद्र सूरी 1184। सोमप्रभ सूरी 1195। चंद्रवरदाई 1200। ये थोड़ा सा मैंने उस आचार्य शुक्ल का रखा हुआ है। प्रमुख कथन। प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी का आविर्भाव समझना चाहिए। मतलब जब प्राकृत का खत्म होने लगी तो हिंदी की शुरुआत होने लगी, जो 760 से बताते बल्लवी के अ, शिलालेखों वगैरह उसमें पता चल रहा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संमत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। राजा से कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल चाहे दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्र या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासु के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल नाम दिया है। यहाँ पे शुक्ल उसको एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, दे रहे हैं कि वीरगाथा काल उन्होंने नाम क्यों दिया है। अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन संवत 20वीं 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपने तीनों का कवि माना है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा
शोर सौर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली है। फिर इनका ये भी कहना है कि विद्यापति को जो लोग वो मानते हैं कि वो राधा कृष्ण के मतलब भक्ति के पद हैं, तो उनके लिए व्यंग्य है ये लाइन। और ये बहुत बार पूछी गई है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये जो हैं वो श्रृंगारी मानते हैं विद्यापति के गीतों को। ये भी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनमें बहुत मतभेद है, लेकिन इस वाले कथन में मतभेद नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। एक आदिकाल मतलब श्रृंगारी ही मानते हैं गीत गोविंद के मतलब विद्यापति की पदावलियों को। हाँ, और अब हम उसकी बात करें थोड़ा सा। हमें ये भी याद रखना है कुछ फैक्ट्स, और ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं याद रखनी ही रखूँ। सबसे पहला इतिहास इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तान, जो कारसतासी ने लिखा था फ्रेंच भाषा में, और इस दो भागों में आया था 1929 से और 47 में। हिंदू ही साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर व्यास में, ये इसी का अनुवाद था। काव्य ये और ये फैक्ट्स हैं, इसे याद करना ही पड़ेगा ट्रिक लगा के, जैसे भी आप याद कर सको। काव्य भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त सुख। हिंदी का भाषा का पहला हिंदी भाषा में लिखा गया, ये पहली बार, ये फ्रेंच में था, ये हिंदी में पहली बार लिखा गया था। और ये शिव सिंह सेंगर का ये यही वाली कॉपी हुई है। ये दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास है, दूसरा महत्वपूर्ण। शिव सिंह सैगर, शिव सिंह सरोज 1883, और ये PYQ भी है, शिव सिंह सरोज, ये तो याद ही हो जाएगा। जॉर्ज गियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, ये 11 भागों में इन्होंने भाषा का अध्ययन किया था, अलग अलग हिंदुस्तान की भाषाओं का और अलग अलग बोलियों का, उसी को लेके इन्होंने ये द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिख दिया था। फिर इसी का अनुवाद किया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किशोरीलाल गुप्त ने 57 में। ये मिश्र बंधुओं वाला इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधु विनोद 4 भाग में है, 1913 34, 3 भाग इसके 13 में आते हैं, 34 में 4 आते हैं। मिश्र बंधु विनोद गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी, याद कर लेना। सुखदेव गणेश जी हैं, श्याम जी हैं, सुखदेव जी हैं। गणेश और श्याम दो हैं, फिर सुखदेव है इनका। इसमें कहते हैं 4591 कवियों का जीवन ग्रंथ है, मतलब जैसे कहा है ना, कवियों का ही जीवन वर्णन कर दिया है उसमें। वैचारिक दृष्टि से लिखा गया पहला इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और जो प्रकाशित है नागरी प्रचारणी सभा से 1929 में, ये लिखा ही है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए लिखा था, जो छपा था हिंदी साहित्य के विकास के नाम से। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त ने लिखाया था 1965 में, 2 भाग में। ये फैक्ट्स हैं जो याद ही कर लेने हैं आपको। सेंगर, गियर्सन, मिश्र बंधु, इन जो मतलब आचार्य शुक्ल के पहले के इतिहास हैं, उन सबको आचार्य शुक्ल ने नाम दिया है कवि ग्रंथ संग्रह। मतलब उन्होंने कि मतलब उसमें राजनीतिक ना सामाजिक परिवेश का वर्णन नहीं है, बस कवियों का वर्णन है, तो वो कवि ग्रंथ कहलाए जा सकते हैं, ना कि हिंदी साहित्य का इतिहास। उनका साहित्य के उसमें क्या कहना है। जनता की चित्त का संचित प्रतिबिंब होता है रामचंद्र शुक्ल। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट। वृद्धों का सामंजस्य शुक्ल, ये एडविन ग्रिप्स।
ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर एफी के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये लिखा है। 3 हिंदी साहित्य की भूमिका 40, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये याद रखना है आपको। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 भागों में है। नागरिक प्रचारणी सभा। सारे नाम याद नहीं करने आपको, पहले दूसरा 16वां याद कर लो, पहला दूसरा और ये 16वां भाग। तो पहला लिखा है हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। सॉरी, पहला ये दो, ये 16वां, ये तो हिंदी साहित्य का देता है। 16वां भाग हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका राजवल्ली पांडे संपादक हैं इसके। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा दूसरा भाग है। हिंदी का लोक साहित्य कृष्णदेव उपाध्याय 16वां भाग। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 2 भागों में लिखा है, 1960 और 60 में। हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसे याद रखना है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल बच्चन सिंह, दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन त्रिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का युग और हिंदी साहित्य की युग और प्रवृत्तियां अशोक कुमार शर्मा, डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से नए इतिहास को समझ रखा, आप पहली बार इतिहास पढ़ रहे हैं, स्पेशली ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो उन्हें इतिहास के बारे में अगर समझ बनानी है तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है एक्चुअली, मतलब एक बच्चे को जैसे सरल भाषा में भी है। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल, संपादक हैं नगेंद्र और हरदयाल। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास सुबोध बाबू गुलाब राय। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे 2003 में। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास त्रिपाठी। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास 24। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों नहीं, ये तीनों। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास 30, 1909-14 में। हिंदी गोविंद माला। हिंदी वीर काव्य टीकम 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 नहीं, टीकम तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श लाल पन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी राम हरीश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीला। हिंदी साहित्य का औसत इतिहास नीचा। तो ये था वो। फिर अब हम आगे मैं दूसरी पीडीएफ लगाती हूँ जिसमें हम एचपीडी और शुक्ल को थोड़ा और देखेंगे। ये है दूसरी, इसमें नगेंद्र और उनका थोड़ा थोड़ा दे रखा है। ये मेरे हाथ से लिखे हुए रफ नोट्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लाइन थी तो मैंने रख ली। हिंदी साहित्य का आदिकाल एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने जो इनका हिंदी साहित्य की भूमिका है उसको एक पुस्तक के फॉर्म में नहीं, बाद में आई थी, ये इन्होंने लिखा था। बिहार राजभाषा परिषद के लिए 5 संभाषण लिखे थे, उसी को बाद में पुस्तकाकार के रूप में वो कर दिया था। देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। 1883 में प्रथम बार शिव सिंह ने प्रथम बार हिंदी साहित्य 1883 में शिव सिंह सेंगर ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का इतिहास एक ढांचा हिंदी साहित्य का एक ढांचा तैयार करने का प्रयास किया था।
इस प्रकार सन 1929 में पहली बार शिक्षित जनता की चित्त प्रवृत्तियों के अनुसार होने वाले प्रवर्तन के आधार पर परिवर्तन के आधार पर है ये। साहित्यिक रचनाओं के काल विभाजन का प्रयास किया गया है। ये उनकी पुस्तक का ही मैंने थोड़ा सा रख लिया था, जिसे हम इम्पोर्टेंट। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले हिंदी साहित्य बनना शुरू हुआ था, और इनकी पुस्तक है ये 1940 की। 1940, 100 वर्ष मतलब 1000 के आसपास। अभी तो ज्यादा हो गए होंगे, तो ये तब बात कर रहे हैं। तो इन 1000 वर्षों में भारतवर्ष का हिंदी भाषी समुदाय क्या सोच समझ रहा था, इस बात की जानकारी का एकमात्र साधन हिंदी साहित्य ही है। कम से कम भारतवर्ष के आधे हिस्से की सहस्त्र वर्ष व्यापी आशा आकांक्षाओं का मूर्तिमान प्रतीक यह हिंदी साहित्य अपने आप में एक ऐसी शक्तिशाली वस्तु है कि इसकी उपेक्षा भारतीय विचारधारा के समझने में घातक सिद्ध होगी। पर नाना कारणों से सचमुच ही यह उपेक्षा होती चली आई है। प्रधान कारण यह है कि साहित्य के जन्म के साथ साथ ही भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व राजनीतिक धार्मिक घटना हो गई। मतलब जब से हिंदी का उससे पहले अपभ्रंश आ रही थी, तब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जैसे हिंदी का आविर्भाव होता है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम आक्रमण होने लगते हैं हिंदुस्तान पे, तो उसी का बता रहे हैं कि तो कहीं ना कहीं दूसरा जो धर्म है वो प्रभावित करेगा यहाँ की जनता को। राजनीतिक परिवर्तन आया है, तो वही बता रहे हैं। भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी सीमांत से विजय द्रप्त इस्लाम का प्रवेश हुआ, जो देखते देखते इस महादेश के इस कोने से उस कोने तक फैल गया। इस्लाम जैसे सुसंगठित धार्मिक और सामाजिक मतवाद से इस देश का कभी पाला नहीं पड़ा था। इसलिए नवागत समाज की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधि इस देश के ऐतिहासिक का सारा ध्यान खींच लेती है। मतलब उसको इस्लाम धर्म को थोड़ा सुव्यवस्थित बता रहे हैं, और हम लोगों का ध्यान उसने खींचा। फिर एक यह कि हिंदी साहित्य एक हद दर पराजित जाति की संपत्ति है, इसलिए उसका महत्व उस जाति के राजनीतिक उत्थान पतन के साथ अंगांगी भाव से संबद्ध है। और दूसरा यह कि ऐसा न भी हो तो भी वह एक निरंतर पतनशील जाति की चिंताओं का मूल प्रतीक है, जो अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं रखता। मैं इन दोनों बातों का प्रतिवाद करता हूँ, और अगर ये बातें मान भी ली जाएं, तो भी यह कहने का साहस करता हूँ कि फिर भी इस साहित्य का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि 100 वर्ष तक 10 करोड़ कुचले हुए मनुष्यों की अपने बात भी मानवता की प्रगति के अनुसंधान के लिए केवल अनुपेक्षणीय ही नहीं, बल्कि अवश्य ज्ञातव्य वस्तु है। ऐसा करके मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ। मतलब ये एक तरीके से शुक्ल के कथन का प्रतिवाद है कि जो इसकी शुरुआत हुई है, वो राजनीतिक आक्रमण की वजह से हुई थी। तो कह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता, तो भी इस साहित्य का पारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। हाँ, कहते हैं क्योंकि जो भी मतलब जैसे भक्ति काल वगैरह को इन्होंने बोला है कि उन उसका प्रभाव था, लेकिन ऐसा नहीं था। शुक्ल का कहना है कि भक्ति तो पहले साउथ से आ रही थी। अगर ऐसा ही होता, तो फिर सबसे पहले उसका जो वो है
वहां पे देखने को मिलता साउथ में, तो फिर इसलिए वो शुक्ल के उसको पूरी तरीके से नकार देते हैं कि इस्लाम का पूरी तरीके से नहीं नकारते, लेकिन कहते हैं कि मतलब ये सिर्फ ये बात कह देना सही नहीं है कि इस्लाम की वजह से यहाँ पे साहित्य का आविर्भाव हुआ या भक्ति काल का आविर्भाव हुआ। अपनी बात को ठीक ठीक समझाने के लिए मुझे और भी हजार वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, मतलब 1000 तो है ही, मतलब एक ईसा पूर्व के आसपास, एक ईस्वी के आसपास जाना पड़ेगा। आज के हिंदू समाज में आज से 2000 वर्ष पहले से लेकर 1000 वर्ष पहले तक के हजार वर्षों के में ग्रंथ लिखे गए, उनकी प्रामाणिकता में वर्ष बाद में चलकर कभी कोई संदेह नहीं किया गया, और उन्हें ही यथार्थ में हिंदू धर्म का मेरुदंड कह सकते हैं। मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियां, सूर्य आदि पांचों सिद्धांत ग्रंथ, चरक, श्रुति की संहिता, न्याय आदि छह दर्शन सूत्र, प्रसिद्ध पुराण, रामायण महाभारत के वर्तमान रूप, नाट्य शास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य आदि कोई भी प्रमाणिक माना जाने वाला ग्रंथ क्यों न हो, उसकी रचना, संकलन या रूप प्राप्ति सन ईस्वी के 200-250 वर्ष इधर उधर की है। इसके बाद की 4-5 शताब्दियों तक इन ग्रंथों के निर्दिष्ट आदर्श का बहुत प्रचार होता रहा, और इसी प्रचार काल में संस्कृत साहित्य के अनमोल रत्न का प्रादुर्भाव हो गया था। कह रहे हैं कि साहित्य तो हमारा बहुत पहले से ही लिखा जा रहा था, तो हम कि मुसलमान के प्रभाव से है या किसी और के प्रभाव से, ऐसा नहीं था, ये हमारी स्वाभाविक विकास था। अश्वघोष, कालिदास, भद्रबाहु, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, कुमारिल, शंकर, डिंगनाथ, नागार्जुन आदि बड़े बड़े आचार्यों ने इन शताब्दियों में उत्पन्न होकर भारतीय विचारधारा को अभिनव समृद्धि से समृद्ध किया। वेद अब भी आदर के साथ मान्य समझे जाते हैं, पर साधारण जनता में उनकी महिमा नाम मात्र में ही प्रतिष्ठित रही। वेदों के कितना कहाँ माने जाते हैं, मतलब एक वेद वगैरह हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, आर्य समाजी हैं, वो सब ज्यादा मानते हैं। नॉर्मल जनता तो और ही लोगों से प्रभावित रहती है, भक्ति में ज्यादा रहती है वो। उसके बाद ये आता है, ये वही बता रहे हैं कि इस बात के निश्चय सन ईस्वी की शताब्दी 7वीं शताब्दी में उपयुक्त प्रांत, जिसमें बिहार, बंगाल, असम, नेपाल में बौद्ध धर्म काफी प्रबल था। ये बता रहे हैं कि 7वीं के आसपास इन राज्यों में तो बौद्ध धर्म बहुत था। और यही बता रहे हैं फिर कैसे हीन महान महायान शाखा निकली, पढ़ देती हूँ मैं। यह उन दिनों की बात है जब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म ही हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रभावशाली होने का सबूत चीनी यात्री हुएंसांग के यात्रा विवरण में मिलता है। यह भी निश्चित है कि वह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से विशेष रूप से प्रभावित था, क्योंकि उत्तरी बौद्ध धर्म यदि हीनयानीय शाखा का भी था, तो भी महायान शाखा के प्रभाव से अछूता नहीं था। बौद्ध धर्म यदि हीनयान कहते हैं ना, बौद्ध धर्म दो शाखा, बौद्ध धर्म की दो शाखा, हीनयान और महायान, तो वो उससे भी अछूता नहीं था। बौद्ध धर्म हीनयान से निकला था बौद्ध धर्म। फिर 7वीं शताब्दी के बाद उस धर्म का क्या हुआ, इसका ठीक विवरण हमें नहीं मिलता। हाँ, हम हीनयान ही तो पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें क्या क्या कौन कौन सी शाखा निकलती हैं, महायान को हम वहीं छोड़ देते हैं सिर्फ नाम का उल्लेख करके। पर वह एकाएक गुम तो नहीं हुआ होगा। उस युग का के दर्शन ग्रंथ, काव्य, नाटकों आदि से स्पष्ट ही जान पड़ता है कि ईसा की पहली सहस्त्राब्दी में वह इन प्रांतों में एकदम लुप्त नहीं हो गया था।
इधर हाल में जो सब प्रमाण संग्रहित किए जा सके हैं, उनमें इतना निसंकोच कहा जा सकता है कि मुसलमानी आक्रमण के आरंभिक युगों में भारतवर्ष से इस धर्म की एकदम समाप्ति नहीं हो गई थी। हम आगे चलकर देखेंगे कि इन प्रदेशों के धर्म मत विचारधारा और साहित्य इस धर्म ने जो प्रभाव छोड़ा वह अमिट था। ये था एचपीडी से। और ये नगेंद्र का काल विभाजन है थोड़ा सा। काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन और विभाजन कालों का नामकरण साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण समस्या है। इनके आधार पर काल विभाजन और उनका नामकरण इस प्रकार माने गए हैं। तो ऐतिहासिक काल के अनुसार आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल और आधुनिक काल। ये नगेंद्र से है। देखते हैं संपादक बढ़ गया है। आधुनिक काल आदि शासक और उसके शासन काल के अनुसार एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा काल आदि ये दिया है जॉर्ज गियर्सन ने काल विभाजन। फिर लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार चैतन्य काल, बांग्ला, गांधी युग, गुजराती काल। फिर गुजराती और आदि साहित्य नेता एवं उनकी प्रभाव परिधि के आधार पर रविंद्र युग, भारतेंदु युग। राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना आंदोलन के आधार पर भक्तिकाल, पुनर्जागरण, सुधार काल, युद्धोत्तर, प्रथम महायुद्ध के बाद कालखंड, स्वतंत्रोत्तर काल आदि। साहित्यिक प्रवृत्ति के नाम पे रोमानी युग, रीतिकाल, छायावाद युग जो उसमें गए आधुनिक काल में किए गए काल विभाजन वो साहित्यिक प्रवृत्ति के नाम पर है। और ये साहित्य नेता भारतेंदु युग को ही किया गया है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने अलग अलग बुक से पढ़ा है। और अगर आप कहीं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होता है कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर या वगैरह का, तो ये क्लास उनके लिए भी उपयोगी होगी। प्लीज क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने बेल आइकन को दबा दें जिससे कि हमारी जो भी क्लास होगी या फिर अभी हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। धन्यवाद।